संधि बताने से या संधि पढ़ाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दे देना चाहूँगी। जैसे कि मैं हमेशा कुछ फैक्ट्स दे देती हूँ आप लोगों को, ऐसे ही मैं कुछ फैक्ट्स बता देना चाहूँगी आगे बढ़ने से पहले। आज का ये फैक्ट्स हमारा राजभाषा के ऊपर होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि राजभाषा, जो हिंदी हमारी राजभाषा है, जैसे कि संविधान में बताई थी, कहाँ है किस अनुच्छेद में, किस अनुसूची में, तो आज मैं ये बताऊंगी कि जो हिंदी हमारी राजभाषा है, तो भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा के बारे में कहा गया है या लिखा गया है। राजभाषा के बारे में किस संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख पाया जाता है। तो राजभाषा के बारे में भारतीय संविधान में भाग 17 में और अनुच्छेद 343 में की गई है। राजभाषा के बारे में, हिंदी जो कि हमारी राजभाषा है, उसके बारे में अनुच्छेद 343 और भाग 17 में की गई है। ठीक है। इस संघ में हिंदी राजभाषा है और लिपि हमारी देवनागरी है, इसके बारे में यहाँ है भाग 17 और अनुच्छेद 343 में। अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के राजभाषा के बारे में एक्चुअली 343 से लेके 351, अनुच्छेद 343 से लेके 351 में पूरे में राजभाषा के बारे में ही है। लेकिन मैं मेन फैक्ट्स बता दूं यहाँ पे, जो अनुच्छेद 344 है, अनुच्छेद 344 है, उसमें राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों के बारे में सलाह देने होते हैं। वो सलाह कौन देते हैं? तो राष्ट्रपति देते हैं। इस सलाह से संबंधित एक आयोग की नियुक्ति की गई, मतलब प्रावधान है 344 में कि सलाह, राजभाषा के बारे में सलाह देंगे राष्ट्रपति, उसमें नियुक्ति का एक प्रावधान है जो कि 344 में है राष्ट्रपति में। सबसे पहले 1955 में इसी प्रावधान का प्रयोग करते हुए 1955 में जो श्री बी जी खरे की अध्यक्षता में, ये हमेशा क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसकी अध्यक्षता में, याद रखिएगा, श्री बी जी खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में की गई थी। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि कब की गई थी, जो एग्जाम जेएसएससी के होंगे या फिर बीएड एंट्रेंस, इन सब में आ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही दोनों में आएंगे, और भी किसी में आ सकते हैं। तो 1955 में किसकी आ सकते, कब गठन हुआ था आयोग का, उसका आंसर होगा 1955। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? आंसर हो जाएगा श्री बी जी खरे। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में। लेकिन इस आयोग का प्रतिवेदन हुआ था वो 1956 में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ, ये ऐसे ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि किस अनुच्छेद में है, हो सकता है तो 344 में, और राजभाषा के बारे में किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा 343 से 351 तक पूरे में है। लेकिन भाग 17 में अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी है, उसके और लिपि देवनागरी के बारे में कहा गया है। ये तो हो गया। अब मैं आप लोगों को और एक फैक्ट्स बता दूं कि जो हमारा संविधान है ना, भारतीय संविधान है, उसके अधीन किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है। ये याद रखिएगा। बहुत कोई बोलते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन नहीं, संविधान के अधीन किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं माना गया है, नहीं अपनाया गया है। इसलिए हिंदी हमारा क्या है, हिंदी को हमारा राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं, राजभाषा के रूप में रखा गया है। राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं माना गया है, राजभाषा के रूप में इसको स्थान मिला है। इसलिए इससे याद रखिएगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी राजभाषा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थी आप लोगों के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे क्लास की ओर। आगे बढ़ने से पहले ना आप लोग मुझे एक आंसर कमेंट बॉक्स पे देंगे कि 1955 में हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे। इसका आंसर प्लीज़ आप लोग, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर देंगे, वरना मैं सोचूंगी कि आप लोगों को नहीं आते हैं।
इसलिए देंगे इसका आंसर। चलिए आज हम अपना क्लास शुरू करते हैं, संधि, आगे की क्लास शुरू करते हैं, संधि व्यवस्था। अब मैं संधि व्यवस्था बताती हूँ कि संधि व्यवस्था क्या है। हाँ, उसके बाद संधि। सबसे पहले देखेंगे कि संधि, देखिए ध्वनि, जो आवाज जो हम लोग कुछ बोलते हैं उसके आवाज निकलते हैं, तो ध्वनियों के पास आ जाने, जब ध्वनियाँ आप एकदम सामने सामने, ये सिंबल दे देती हूँ मैं, याद रखिए हमेशा नोट्स ना सिंबल, अम्ब्रेला डायग्राम, ट्री डायग्राम इस तरह से बनाए ताकि याद भी होंगे और बहुत छोटे होंगे। जितने छोटे होंगे पढ़ने में उतने कम समय लगेंगे और उतना अच्छा भी लगेगा, क्योंकि अगर बुक के जैसा पैराग्राफ लिखा हुआ होगा तो आप लोगों को खुद ही इंटरेस्ट नहीं बनेगा उतना लंबा पढ़ना, और क्यों ना, उससे अच्छा है कि आप लोग बुक ही पढ़ लें। इसलिए इसका, इस एरो का मतलब पास ध्वनियां सामने सामने आ रहे हैं, तो इससे एक विकार उत्पन्न हो जाती है। जब ध्वनियां सामने सामने आ जाती है तो उससे एक विकार अशुद्धि, विकार मतलब अशुद्धि हो जाती है, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। उसी विकार को ही संधि कहते हैं। देखिए मैं इतना छोटा सा डायग्राम में ही पूरा उतना सारा टॉपिक क्लियर कर दे रही हूँ। जैसे कि ध्वनियों के पास आ जाने से विकार उत्पन्न हुई, उसी विकार को क्या कहते हैं, संधि। इसी तरह से आप लोग भी नोट्स बनाइए, इजी होंगे पढ़ने में। अब क्या करेंगे ना, संधि युक्त शब्दों, मतलब पास आ जा रहे हैं तो उससे विकार उत्पन्न हो गई। तो अगर वैसे विकार वाले आए शब्द जो संधि से हो, उसमें विकार हो, तो उसको अलग कर देते हैं, उस अलग करने की प्रोसेस, जो अलग करते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, संधि विच्छेद मतलब अलग कर देना। और अगर हम उन दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब संधि मतलब जोड़ देना, तो आप लोग एक ही चीज सीखने में दोनों ही काम आ जाएंगे। इधर अगर दोनों का जोड़ वाला लिखा जाता है, जैसे नियम जोड़ अनुसार, उधर हो गया नियम अनुसार। अगर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आ जाए कि नियमानुसार का संधि विच्छेद करें, तो नियम जोड़ अनुसार हो जाएंगे। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि नियम जोड़ अनुसार क्या होंगे, मतलब नियमानुसार, दोनों तरफ इक्वल टू के दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ ही सेम होंगे। आप लोग इसका आंसर पूछे तो इसको दे दे, उसका आंसर पूछे तो उसको दे दे, एक ही पढ़ने से दोनों ही काम आ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि संधि हो गए, ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब संधि क्या है, ऐसे डेफिनेशन आते नहीं है क्वेश्चन में बताया हुआ रहता है कि कौन सी संधि है। कोई भी कंपटीशन वाले एग्जाम में भी और ऐसे भी स्कूल वाले एग्जाम में भी आते हैं कि इनमें से कौन से, निम्नलिखित में से कौन से स्वर संधि हैं, या फिर निम्नलिखित में से, जैसे कंपटीशन वाले क्वेश्चन आएंगे इनमें से, क्योंकि वो MCQ आएंगे ऑब्जेक्टिव, उसमें रहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन स्वर संधि है, उसमें आपको टिक करना पड़ेगा। या फिर रहेंगे निम्नलिखित में से कौन स्वर संधि नहीं है। उसी प्रकार व्यंजन संधि के भी क्वेश्चन आएंगे, विसर्ग संधि के भी, या फिर उसमें आइडेंटिफाई करना रहेगा कि इसमें से कौन स्वर संधि। या फिर एक क्वेश्चन भी दे देंगे कि नियम जोड़ अनुसार, या फिर कुछ भी इक्वल टू क्या होगा, बराबर क्या होगा, या फिर उसी को तोड़ने के लिए, मतलब संधि विच्छेद करने के लिए दे। तो बहुत टाइप्स में क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, बस आप लोगों का बेसिक क्लियर होना चाहिए। संधि के कितने टाइप्स हो गए, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 टाइप्स है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। वो तो क्रिएट करने के ऊपर है ना, आप लोगों का क्रिएशन पावर जितना अधिक होगा क्वेश्चन उतना अच्छा आप लोग बना पाएंगे। तो ये हो गए हमारे प्रकार, संधि के प्रकार। अब हम एक एक करके देखेंगे सबको डिटेल्स में। अब हम देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या है, जैसे कि 2 स्वर, हम लोग तो ये जानते हैं ना कि संधि या फिर संधि विच्छेद 2 शब्दों से होते हैं, 2 शब्दों से। तभी मैं एग्जांपल ली थी, एक उदाहरण ली थी कुछ देर पहले ही, नियमानुसार। नियम अनुसार 2 शब्द है, अलग अलग शब्द है। नियम एक अलग शब्द है और अनुसार भी एक अलग शब्द है। इन दोनों को जोड़ दिए, नियम एक अलग शब्द, अनुसार एक अलग शब्द, इन दोनों को जोड़ दिए तो एक शब्द बना, नियमानुसार। तो मतलब क्या, इससे क्या पता चलता है कि 2 अलग अलग शब्द को जोड़ देने से ही संधि होते हैं, या फिर एक बड़ी जो शब्द होती है उसको तोड़ देंगे तो क्या बनने चाहिए, 2 शब्द बनने चाहिए। ये तो संधि और संधि विच्छेद हो गए। अब हम देखेंगे कि स्वर संधि क्या है। जब 2 स्वर क्या हो, जब 2 स्वर के मिलने से, मतलब 2 स्वर के मिलने से एक ही 2 शब्द से एक शब्द बनेंगे, तो उसमें तो होंगे ना स्वर और व्यंजन। तब फिर उसी के 2 स्वर के मिलने से
आ जाएंगे। अब हम इसे पहचानेंगे कैसे कि कैसे। अब देखिए दो शब्द से बनेंगे ना, दो शब्द से बनेंगे तो जो पहला शब्द का जो खत्म होगा, पहला शब्द जो खत्म होगा वो भी स्वर में ही होगा, और दूसरा शब्द का जो आरंभ होगा वो भी क्या होगा, स्वर ही होगा। जैसे कि एक एग्जांपल बताइए कि क्या होगा ऐसा। मैं यही लेती हूँ, नियम जोड़ अनुसार, नियम जोड़ अनुसार। देखिए नियम का पहला शब्द क्या है, नियम है। नियम का अंत किससे हो रहा है, नियम अ से हो रहा है। नियम का अंत किससे हो रहा है, अ से। मतलब पहला शब्द का अंत किससे हो रहा है, अ से। और दूसरा शब्द का आरंभ देखेंगे, अनुसार, उसमें भी क्या लगा हुआ है, अनुसार, उसमें भी है आपका स्वर ही लगा हुआ है। मतलब पहले शब्द का अंत में भी स्वर होगा और दूसरे शब्द का आरंभ में भी स्वर होगा, तो वो हो जाएगा स्वर संधि। अब देखिए यहाँ पे जोड़ कैसे, इसका मतलब पहले जो ये वाला स्वर है इसका मतलब आरंभ, मतलब पहला शब्द का ये आरंभ नहीं, सॉरी, पहला शब्द का ये अंत हो रहा है अ से। ये पहला वाला का मतलब है, पहला स्वर का मतलब कि पहला शब्द का अंत किससे हो रहा है, ये वाला स्वर से। और प्लस के बाद लिखा हुआ रहेगा, मतलब दूसरा शब्द का आरंभ इससे हो रहा है, इसका मतलब अंत, पहला शब्द का अंत इससे हो रहा है और दूसरा शब्द का आरंभ इससे हो रहा है। ये हो गया स्वर संधि, समझ में आ गया। अब देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन संधि कभी बताइए, जैसे कि पहला शब्द का अंत और दूसरा शब्द का आरंभ ये शो कर रहा है, पहला शब्द का अंत और दूसरा शब्द का आरंभ शो कर रहा है। तो जो पहला शब्द होगा उसका अंत किसका होगा, यहाँ पे मतलब क्या होगा, किससे अंत हो रहा है, व्यंजन से। इसमें तो स्वर था ना, ये व्यंजन संधि में क्या होगा, पहला शब्द का अंत जो होगा वो व्यंजन से होगा। लेकिन जो दूसरा शब्द का आदि मतलब आरंभ, मैं शुद्ध हिंदी भी लिख दी हूँ और ऐसे वाला हिंदी भी लिख दी हूँ, बोलने वाला भी। दूसरे शब्द का जो आरंभ होगा वो क्या होगा, व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, या तो व्यंजन होंगे या फिर स्वर। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, व्यंजन, और यहाँ पे स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं। ये तो हो गए व्यंजन संधि। अब हम देखेंगे क्या, विसर्ग संधि, कि विसर्ग संधि क्या है। विसर्ग संधि किसी स्वर या व्यंजन के साथ जब विसर्ग आ जाता है, किसी स्वर या व्यंजन के साथ जब विसर्ग आ जाता है, मतलब स्वर और व्यंजन के साथ इसका मेल हो जाएगा, तब फिर वो क्या बन जाएगा, विसर्ग संधि बन जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दूं, यहाँ पहले व्यंजन का दे देते हैं। व्यंजन का जैसे कि तन्मय देते हैं, तो तन्मय तत् जोड़ मय हो जाएंगे, तन्मय तत् जोड़ मय। तो आप लोग ध्यान देंगे इसमें कि तत् जोड़ मय, तन्मय, तत् लास्ट में क्या आ रहा है, मतलब पहला उसका देखेंगे, पहला शब्द तत्, व्यंजन आ रहे हैं, मय, दूसरा का आरंभ किससे हो रहा है, व्यंजन से हो रहा है, पहला का अंत व्यंजन से हो रहा है और दूसरा का आरंभ भी व्यंजन से हो रहा है। तो ये हो गए हमारे व्यंजन संधि। उसी तरह विसर्ग संधि में क्या हो जाएंगे, जैसे कि मनः जोड़ भाव, मनः जोड़ भाव क्या हो गया, मनोभाव। ये एग्जाम्पल हो गया विसर्ग संधि का। हम लोग ये सब बचपन में पढ़ चुके हैं, ये सब हम बचपन में पढ़ चुके हैं, ये सब फिर भी हमें पढ़ना पड़ रहा है कंपटीशन लेवल पे या ऐसे ही, क्योंकि कंपटीशन भी कभी कभी देखते हैं कि बचपन वाला ही फिर से आ जाता है पढ़ने के लिए, जो हम बचपन में अक्सर पढ़े होते हैं वही फिर से आ जाता है। मतलब एग्जामिनर भी चेक करना चाहता है कि हम लोग बचपन में फाकी वार के पढ़े हैं या डीप नॉलेज लेकर चले हैं। मैं तो फाकी वार के पढ़ी हूँ, आप लोग कैसे पढ़े हैं मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं। आगे हम फिर से देखेंगे स्वर संधि को पूरे डिटेल्स में, फिर व्यंजन संधि को, विसर्ग संधि को एक एक करके, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, क्योंकि स्वर संधि के प्रकार हैं वो थोड़े लंबे जाएंगे इसलिए, और आप लोग एक वीडियो में इतना लंबे समय तक देखेंगे बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं इसका सेकंड वीडियो में लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।